चलते चलते मेरे पैर में दर्द होने लगा है, ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रही है। सही कहा तुमने, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है। पसीना देखो कितना भर भर के आ रहा है। बस थोड़ी ही दूर रह गया है घर हमारा। चलो चलते चलते घर पहुंच ही जाएंगे। अपने कॉलेज से रूपा, शिवानी, कीर्ति तीनों बहनें पैदल पैदल चलकर आ रही थी। गर्मी में उनका बहुत बुरा हाल हो चुका था। अरे जरा वहाँ देखो, हमारे घर आ गया। शुक्र है, चलो घर में चलते हैं। जैसी ही तीनों नंद घर के अंदर आती है, उनकी भाभी सुरभि उन्हें देखकर कहती है, अरे अरे इस तरह सांस क्यों फुला रही हो, क्या हुआ? सांस तो फूलेगी ही ना भाभी, जब हम कॉलेज से पैदल पैदल चलकर आ रहे हैं। तुम तीनों पैदल क्यों चलकर आई, बस में क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारी बस छूट गई थी। हमें बस स्टैंड पर पहुंचने में देरी हो गई थी, ट्रैफिक बहुत था, रेड लाइट भी हो रखी थी। अच्छा तो ये बात है, तुम तीनों को बहुत गर्मी लग रही होगी। चलो तुम तीनों बैठो, मैं तुम्हें नींबू पानी बनाकर दे देती हूँ। सुरभि अपनी तीनों नंद के लिए नींबू पानी बनाती है और उन्हें देती है। ये लो, इसे पी लो, थोड़ी थकावट उतर जाएगी। सुरभि का दिया हुआ नींबू पानी जैसे ही तीनों नंद पीती है, वो उसे उसी वक्त उगल देती है। हे भगवान, ये क्या बना के दिया है भाभी आपने? इतना गर्म नींबू पानी जैसे आग की तरह खोल रहा हो। आपने मटके में पानी नहीं रखा था क्या? रखा था। दरअसल जब मैं नदी किनारे से पानी लेकर आ रही थी तो मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई थी। साथ में मटका भी गिर गया था, गिरकर मटका फूट गया। हे भगवान, एक ही तो मटका था हमारे घर में, वो भी आपने फोड़ दिया। अब हम लोग ठंडा पानी कैसे पियेंगे? रूपा, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? ये तो पूछा भी नहीं कि भाभी तुम कैसी हो। हाँ भाभी, आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मुझे कहीं नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। तभी घर पर पड़ोस की एक औरत आती है। अरे सुरभि बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? अंदर आ जाइए। बहू, तुमने मेरा सूट सिल दिया? हाँ, बस वही करने जा रही थी। चलो मैं तब तक रुक जाती हूँ। इतना कहकर सुरभि अपनी मशीन पर बैठती है और फटाफट जो बची कुची सिलाई रहती है उसे भी सिल देती है। ये लीजिए आपका सूट। चलो अच्छा है, तुमने समय पर इसे सिल कर दे दिया, नहीं तो मुझे लगा था कि मैं इसे पहन ही नहीं पाऊंगी। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। कमला पैसे देकर चली जाती है। आज तो भाभी को पैसे मिले हैं, आज तो खाने में कुछ अच्छा बनाओगी ना भाभी? नहीं, वही दाल चावल बनेंगे। लेकिन क्यों भाभी, अब तो आपके पास पैसे भी हैं। क्योंकि तुम्हारे भैया ने तुम तीनों के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए हैं और अब हमें पैसों की जरूरत होगी तुम्हारी शादी करवाने के लिए। हमारा रिश्ता? अरे भाभी, ऐसे कौन करता है? हाँ भाभी, घर के हालात तो पहले से ही खराब चल रहे हैं, ऊपर से हमारी फीस तक तो निकल नहीं पा रही। भैया हमारी शादी कैसे करेंगे? तुम्हारे भैया और मैं, हम दोनों मिलकर तुम तीनों बहनों की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, तुम परेशान मत हो। एक तो गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, ऊपर से अब गर्मी में सुरभि और पंकज को कड़ी मेहनत करके शिवानी, रूपा और कीर्ति के लिए लड़के ढूंढने थे। एक दिन, अरे सुनती हो सुरभि, रिश्ता आया है एक ही घर से और वो तीनों लड़के मेहनती हैं, परिवार भी अच्छा है, कल उन्हें बात करने के लिए बुला लेता हूँ। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। सुरभि ऐसा कहने के बाद अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलने लगती है। ऐसे ही सारा टाइम सिलाई की मशीन को देने के बाद वो घर के काम भी करती है और सभी के लिए खाना बनाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो मनोरमा अपने तीनों बेटों के साथ उनके घर पर आती है। ये तीनों मेरे बेटे हैं, तीनों ही इंजीनियर की नौकरी कर रहे हैं। हमें लड़की सिंपल शादी चाहिए, यहाँ तक कि दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारे मेहमानों की अच्छी खातिरदारी कर देना और साथ में तीनों लड़कियों को शादी के जोड़े में विदा कर देना। ये सुनते ही सुरभि और पंकज बहुत खुश होते हैं। ये लीजिए, आप मुँह मीठा कीजिए, बस ऐसा ही रिश्ता चाहिए था हमें। अब लगता है कि आपके घर में हमारी तीनों नंद खुश रहेंगी। इस तरह सुरभि सभी का मुंह मीठा करवाती है। इसके बाद मनोरमा अपने तीनों लड़कों के साथ वापस घर चली जाती है। उनके जाने के बाद पंकज सुरभि से कहता है, 2 दिन में ही मैंने जो पैसे जोड़े हैं उन्हें बैंक से निकलवा लूंगा और फिर हम लोग शादी की खरीदारी शुरू कर देंगे। भैया, ऐसा नहीं हो सकता कि ये शादी अभी ना होकर सर्दियों में हो जाए, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। हाँ भैया, हमें बहुत गर्मी लगेगी।
अरे अरे, इतनी गर्मी भी नहीं लगेगी, थोड़ा सा पसीना आएगा, मैं हवाई पंखा चलवा दूंगा। हाँ, तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। पंकज 2 दिन बाद बैंक से पैसे निकलवा लेता है। इसके बाद वो रास्ते से घर आ रहा होता है, लेकिन तभी कुछ गुंडे उससे पैसों का बैग छीनकर भाग जाते हैं। अरे अरे, कोई मेरी मदद करवाओ, अरे कोई इन चोरों को पकड़ो, ये मेरे पैसे चोरी कर भाग रहे हैं, अरे कोई मेरी मदद करो। पंकज चिल्लाता रह जाता है, लेकिन गुंडे बाइक पर बैठकर उसका बैग चुरा ले जाते हैं। पंकज उदास होकर घर वापस लौटता है। क्या हुआ, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है और पैसे वाला बैग कहाँ है? अरे सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मैंने जो जमा पूंजी अपनी तीनों बहनों के लिए की थी, आज सब पानी में मिल गया। उन बदमाश चोरों ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। अब मैं अपनी तीनों बहनों की शादी कैसे करूँगा? ये सुनते ही सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, कपड़े सिलूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। समय कम है, हम कितनी भी मेहनत कर लें, शादी लायक पैसे नहीं जोड़ सकेंगे। भैया, अपने आप को संभालिए और सबसे पहले उन चोरों के नाम कंप्लेंट लिखवा दीजिए। पंकज अपनी तीनों बहनों के साथ पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने जाता है, तो वहीं सुरभि रोजाना दिन रात सिलाई करके पैसे कमाने की कोशिश करती है। बहुत मेहनत के बाद भी वो चंद पैसे ही जोड़ पाती है, जिसकी वजह से वो लोगों के घर में साफ सफाई का काम शुरू कर देती है। मालकिन, थोड़ी सी बर्फ लेकर जा रही हूँ, घर में बहुत गर्मी है। इस बर्फ के सहारे हमें ठंडा पानी पीने को मिल जाएगा। ठीक है, ले जाओ। अपनी मालकिन के घर से थोड़ी सी बर्फ लेकर वो अपने घर की तरफ आ ही रही थी कि तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत प्यास से तड़पती हुई जमीन पर गिरी हुई होती है। हे भगवान, ये क्या, ये बेचारी तो प्यास से बेहोश पड़ी है। कोई मुझे पानी दे दो, कोई मुझे पानी पिला दो। सुरभि ने जिस थैली में बर्फ रखी होती है, उस थैली की बर्फ के पिघलने से थोड़ा सा पानी हो जाता है। वो उसी पानी को बूढ़ी औरत को पिला देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज अगर तुम ना होती तो मेरी जान ही चली जाती। कोई बात नहीं अम्मा, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। सुरभि इतना कहकर उस बूढ़ी औरत को उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के पास ले आती है। ये लीजिए, आ गए हम यहाँ, अगर और कोई मदद चाहिए हो तो बता दीजिए। बूढ़ी औरत सुरभि की तरफ देखकर मुस्कुराती है और देखते ही देखते बूढ़ी औरत परी के रूप में बदल जाती है। भरी गर्मी में किसी को मैं दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है? साक्षात मुझे परी के दर्शन हो गए और क्या ही चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 3 नंद की शादी है और उनकी शादी के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। आप कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मैं अपनी तीनों नंद को शादी के जोड़े दे सकूं और उनकी आने वाली बारात का अच्छे से स्वागत कर सकूं। बस इतनी सी बात। लाओ, इस बर्फ के टुकड़े को मुझे दिखाओ। परी के कहने पर सुरभि बर्फ का टुकड़ा दे देती है, जिसके बाद परी उस बर्फ के टुकड़े में एक रोशनी प्रकट करती है। अब ये कोई मामूली बर्फ का टुकड़ा नहीं, जादुई बर्फ का टुकड़ा है जो कभी पिघलेगा नहीं। इससे तुम अपनी जरूरत की कोई भी चीज मांग सकती हो, लेकिन याद रहे, जो भी इसके अंदर से निकलेगा वो बर्फ से बना हुआ ही निकलेगा। इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सुरभि उस बर्फ के टुकड़े को लेकर घर आ जाती है। मैं इस बर्फ के टुकड़े से क्या मांगूं? क्या मिल सकता है मुझे? एक काम करती हूँ, बर्फ के टुकड़े से लहंगे मांगती हूँ। सुरभि ऐसा कहकर बर्फ के टुकड़े से लहंगे मांगने लगती है। ए जादुई बर्फ के टुकड़े, मुझे 3 लहंगे चाहिए। सुरभि के इतना कहते ही वहाँ 3 लहंगे प्रकट हो जाते हैं। ये तो सच में जादुई बर्फ का टुकड़ा है। उसे ये सब करते हुए उसकी तीनों नंद देख लेती है। ये सब आपने कैसे किया भाभी? मैंने दुनिया में बहुत से लहंगे देखे, लेकिन बर्फ से बना लहंगा आज पहली बार देख रही हूँ। सुरभि अपनी तीनों नंद को जादुई बर्फ के टुकड़े के बारे में बताती है, जिसके बाद वो तीनों अपने बर्फ के लहंगे पहनकर देखती है। अरे वाह भाभी, ये तो बहुत ठंडा लग रहा है। इनमें तो हमें जरा भी गर्मी नहीं लग रही। और देखो ना, कितना यूनिक स्टाइल है। अब तो पूरे गांव की नजर हमारे बर्फ के लहंगे पर ही टिकी रहेगी।
इस तरह तीनों नंद को बर्फ के लहंगे मिल जाते हैं, जिसके बाद सुरभि और पंकज दोनों मिलकर उनकी शादी बर्फ के लहंगे में ही करवाते हैं। और यही नहीं, धीरे धीरे सुरभि बर्फ के टुकड़े से एक बर्फ का घर मांगती है गर्मी से बचने के लिए, जिसमें वो अपनी नंद की शादी करने के बाद खुशी खुशी रहने लगती है। फिर उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है और इस बार उसकी पोटी क्लास में ही हो जाती है। काले स्टूडेंट को लगा क्लास में दस्त। रिंझिमपुर शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली मीनाक्षी काले रंग की लड़की थी। उसके काले रंग के कारण स्कूल में सभी उससे दूर भागते थे। उसके काले रंग के कारण हर कोई उसे स्कूल में चिढ़ाता था, खासकर उसकी क्लास टीचर विशाखा और सभी स्टूडेंट्स। चलो सभी स्टूडेंट्स लाइन में लग जाओ। मोहिनी और राशि, तुम सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ और मीनाक्षी तुम सबसे पीछे चली जाओ। प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है हमारे स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स का फोटो स्कूल मैगजीन में छपे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास के स्टूडेंट्स का ही फोटो स्कूल मैगजीन में छपे। लेकिन मिस, इस काली कलोटी मीनाक्षी की वजह से हमारी पूरी फोटो खराब हो जाएगी। क्या हम इसे फोटो फ्रेम से बाहर नहीं कर सकती? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये पॉसिबल होता तो सबसे पहले मैं ही इसे फोटो से बाहर करती। मुझे तो खुद पसंद नहीं है कि ये काली स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मुझे बहुत प्यास लगी है मिस, क्या मैं पानी पीने के लिए जाऊं? हाँ चली जाओ, और हो सके तो अपने इस काले चेहरे को थोड़ा पानी से धोकर भी आना। क्या पता तुम्हारा एक काला रंग थोड़ा उतर जाए और फोटो थोड़ी ठीक आ जाए। अपने क्लास टीचर और बच्चों की बात सुनकर मीनाक्षी रोते हुए बाथरूम में चली जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोती है। मीनाक्षी के माता पिता दोनों ही सब्जी का ठेला लगाते थे। सारा दिन धूप में मेहनत मजदूरी करके वो मीनाक्षी के अंग्रेजी स्कूल की फीस भरते थे। इसलिए मीनाक्षी कभी भी अपने माता पिता से अपना दुख नहीं कहती थी। मीनाक्षी को दौड़ने का बहुत शौक था। वो अक्सर सुबह स्कूल जाने से पहले दौड़ने का अभ्यास करती थी। लेकिन वो जब भी अपने स्कूल में रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की बात करती तो स्कूल के बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाते। ओए बैंगन, तूने अपनी शक्ल भी देखी है आईने में? अरे तो रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। कई सालों से मोहिनी ही हमारे स्कूल के रेस कंपटीशन की विनर रही है, इस साल भी वही रहेगी, समझी? हाँ, और इसलिए मैंने इस बार भी मोहिनी का नाम ही प्रिंसिपल सर को सजेस्ट किया है। लेकिन तभी वहाँ प्रिंसिपल सर भी आ जाते हैं। मीनाक्षी, अगर तुम भी रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा नाम भी पार्टिसिपेशन लिस्ट में डाल देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम खूब मेहनत करोगी। और विशाखा मिस, हमें किसी भी स्टूडेंट को उसके रंग रूप के हिसाब से नहीं आंकना चाहिए। ये कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। लेकिन प्रिंसिपल की बातें सुनकर विशाखा मिस और मोहिनी राशि का मुंह बन जाता है। मीनाक्षी खुशी खुशी घर आती है और अपने माता पिता को रेस प्रतियोगिता में भाग लेने की बात बताती है। 2 दिन बाद स्कूल में 10 स्कूल स्टूडेंट की रेस कंपटीशन का अभ्यास होता है, जिसमें से फाइनल राउंड में मोहिनी और मीनाक्षी पहुंचते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते होने वाले 5 स्कूलों की रेस कंपटीशन में हमारे स्कूल ही फर्स्ट आएगा। अब तुम दोनों जम के प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। ये कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। इस कल्लो का तो कुछ करना ही पड़ेगा। मीनाक्षी और मोहिनी दोनों ही इस कंपटीशन को जीतने के लिए खूब मेहनत करती हैं। रेस कंपटीशन से एक दिन पहले जब मीनाक्षी वॉशरूम में होती है तो मोहिनी और राशि मिलकर उसके पानी की बोतल में कुछ मिला देते हैं। मीनाक्षी जब उस पानी को पीती है तो उसके पेट में एक अजीब सा दर्द उठता है और वो टॉयलेट में जाती है, जहां उसे दस्त होता है। और फिर जैसे ही क्लास अटेंड करने लगती है तो फिर से उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है। आह, ये मेरे पेट में कैसे दर्द हो रहा है? लगता है फिर से बाथरूम जाना पड़ेगा। मीनाक्षी, तुमने क्या क्लासरूम को पार्क समझ रखा है जो बार बार आना जाना कर रही हो? मिस, मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मेरे सर पर क्यों बैठी हो? घर जाओ। अब आएगा असली मजा। हाँ, अब तो समझो काली कलूटी रेस कंपटीशन से बाहर। मोहिनी और राशि मीनाक्षी की ऐसी हालत देखकर बहुत खुश थी। घर जाने के लिए मीनाक्षी अपना बैग उठा ही रही होती है कि तभी एक बार फिर उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है और इस बार उसकी पोटी क्लास में ही हो जाती है। जब वो चलने लगती है
तो बूंद बूंद करके उसकी पोटी स्कर्ट से बाहर गिरने लगती है। सभी बच्चे हंसते हुए मजाक उड़ाते हैं। अरे वो देखो, ये तो होना ही था। बेचारी मीनाक्षी शर्मिंदा होकर पेट पकड़कर घर आती है और जल्दी से बाथरूम में नहाने चली जाती है। इसके बाद वो बिना खाना खाए ही बिस्तर पर लेट जाती है। तभी उसकी माँ वैशाली उससे पूछती है, अरे मीनाक्षी बिटिया, क्या हुआ? तू आज खाना नहीं खा रही? अरे खाना नहीं खाएगी तो कल स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा कैसे ले पाएगी? और फिर मेरी लाडो को फर्स्ट भी तो आना है ना। माँ, मेरा पेट ठीक नहीं है, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। आप लोग खा लो, मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। अगले दिन मीनाक्षी स्कूल नहीं जाती। तभी मीनाक्षी के पिता शंकर उससे कहते हैं, क्या हुआ बिटिया रानी, आज स्कूल नहीं जाओगी क्या? नहीं बाबा, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए छुट्टी कर ली। कोई बात नहीं बिटिया, तू तो रोज ही स्कूल जाती है। अगर एक दिन नहीं भी जाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो जी, मीनाक्षी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं उसके पास घर पर ही रुकती हूँ। आप ही सब्जी का ठेला लेकर चले जाइए। हाँ, तुम घर पर ही रहो और इसका ध्यान रखो। आज मैं अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। शंकर काम पर चला जाता है। मीनाक्षी अपने बिस्तर पर आराम करने चली जाती है और वैशाली घर के कामकाज में लग जाती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। जी, मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं मीनाक्षी के स्कूल का मैनेजर हूँ। प्रिंसिपल सर ने मुझे यहाँ मीनाक्षी को लेने भेजा है। स्कूल रेस कंपटीशन में मीनाक्षी को जाना होगा, ऐसा प्रिंसिपल सर कह रहे थे। लेकिन मीनाक्षी की तबीयत ठीक नहीं है। तभी मीनाक्षी उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो बाहर आकर कहती है, सर आप 5 मिनट रुकिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। स्कूल रेस कंपटीशन के नाम से मानो मीनाक्षी अपना दर्द तो जैसे भूल ही गई हो और वो मैनेजर के साथ गाड़ी में बैठकर स्कूल चली जाती है। आ गई मीनाक्षी बेटा, आज स्कूल को और हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। दरअसल मोहिनी का पैर स्कूल की सीढ़ियों से फिसल गया है और उसके पैर में चोट लग गई है, इसलिए वो अब इस कंपटीशन से बाहर हो गई है। अब हमारे स्कूल की इज्जत तुम्हारे हाथों में ही है बेटा। हम चाहते हैं कि तुम इस कंपटीशन में जाओ और जीत कर ही लौटो। आप चिंता मत करिए सर, मैं जीत कर ही आऊंगी। मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया और तुम्हारे रंग को लेकर हमेशा भेदभाव किया। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है, न कि रंग से। मैं जानती हूँ कि तुम रोज सुबह दौड़ने की प्रैक्टिस करती हो, इसलिए तुमसे अच्छी स्टूडेंट हमें इस रेस के लिए कोई मिल ही नहीं सकती। थैंक यू मिस, मैं ये प्रतियोगिता जरूर जीतूंगी। सभी स्टूडेंट्स रेस के लिए शुभकामनाएं देते हैं। मीनाक्षी का पेट पहले से ठीक था। उसकी माँ ने उसे ORS का घोल दिया था, जिससे उसे काफी आराम था। मीनाक्षी पूरे जोश के साथ उस रेस कंपटीशन में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। जजेस उसे इनाम में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देते हैं। उसका स्कूल 5 स्कूल में से फर्स्ट आया था। आज तुम्हारे कारण हमारे स्कूल का नाम और ऊंचा हो गया। मीनाक्षी बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। बधाई हो मीनाक्षी, एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा लेकिन उसमें खुद ही गिर गई। सच ही कहते हैं, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। मैंने तुम्हारे पानी में पेट खराब होने वाली दवाई मिलाई ताकि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना कर सको, लेकिन देखो ना, आज मैं ही इस कंपटीशन से बाहर हो गई। कोई बात नहीं मोहिनी, मैंने तुम्हें माफ किया। मीनाक्षी वो ट्रॉफी लेकर घर आ जाती है। उसके माँ बाबा बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद कोई भी मीनाक्षी को स्कूल में नहीं चढ़ाता। अब मोहिनी और राशि भी उसकी अच्छी दोस्त बन गई। विशाखा मिस भी उसको बहुत प्यार करने लगी थी।